अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज गुलाम मुस्तफ़ा खर की हकीकत से आपको आगाह करेंगे। ये वो नामी ग्रामी सियासतदान हैं जिनका एक बीवी के साथ दिल नहीं भरता। कभी कोई पसंद आ गई तो उसके साथ साल भर गुजार लिया, उसको तलाक दे दी और नई से शादी कर ली। इस तरह इनकी ज़िंदगी में बेशुमार बीवियां आईं और चली गईं। हत्ता कि आपको ये भी बताता चलूँ कि एयर हॉस्टेस से लेकर बाज़ार हुस्न की रकासा तक इनकी बीवियां बनी। आज तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं रूमी वॉइस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ 1664 ईस्वी में अयूब खान के दौर में रुकने पार्लियामेंट बनकर किया। इस वक्त इनकी उम्र 25 साल थी। अवाले शबाब ही से खर जहाँ भी गए दास्तान छोड़ गए की शोहरत रखते थे। लाहौर से आए तो रज़िया की एयर हॉस्टेस बेटी सफ़िया दिल को बागी और खर ने अपनी पहली ख़ानदानी शादी को नज़रअंदाज करते हुए सफ़िया को अपनी दुल्हन बना लिया। सफ़िया भी गाट गाट का पानी पीने की रसिया थी। खर के अक़द में होने के बावजूद उसने इनके भाई मुर्तज़ा से अखियाँ लड़ाना शुरू कर दी और बिल आखिर सफ़िया मुस्तफ़ा से तलाक लेकर मुर्तज़ा की होगी। इस वाक़या को मुस्तफ़ा खर की एक और शरीके हयात तहमीना ने भी अपनी शोहरा आफाक तसनीफ़ मेंढा साई में तहरीर किया है। वो लिखती हैं, कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर मुस्तफ़ा सफ़र पे रहता, त्यारों के ज़रिए कभी यहाँ और कभी वहाँ। जल्द ही इसकी सफ़िया नामी एक एयर हॉस्टेस से मुलाकात होगी। मुस्तफ़ा कौमी असम्बली के सेशन में शिरकत के लिए डाका जा रहा था। त्यारे पर खाना पेश किया जाने लगा। मुस्तफ़ा ने देखा कि दो प्यारे प्यारे हाथ बड़े चमचे से इसकी प्लेट में करी डाल रहे हैं। नज़र उठाई तो सब्ज़ रंग में मलबूस एक सूरत दिखाई दी जिस पर छलावे का गुमान हुआ। दोनों की आंखें चार हुईं। मुस्तफ़ा समाजी सीढ़ी पर ऊपर की तरफ गामजन था। 30,000 फुट खासी बुलंदी होती है। त्यारे से उतरते वक्त वो तरंग में आकर मुड़ा और सफ़िया से दरियाफ्त किया, क्या दोबारा मुलाकात हो सकती है? सफ़िया ने लजाकर असबाज में सर हिला दिया। डाके में अगले 2 दिन सफ़िया के साथ गुजारे। ये एक छोटा सा रोमानवी वाक़या था और बस। आगे चलकर तहमीना लिखती हैं, ये छोटा वाक़या अक्सर होने लगा और फिर सफ़िया गवर्नर हाउस उठाई। तहमीना का कहना है, कुछ अरसा बाद इस शादी की भी बस राख ही बाकी रह गई। सुलगते अंगारों को वक्त ने कभी का बुझा डाला था। एक रोज़ मुस्तफ़ा के भाई गवर्नर हाउस से इससे मिलने आए। उसने बताया कि सफ़िया ने इससे बेवफाई की है। अब आप गवर्नर हैं, ये आपकी इज्जत का मामला है। सफ़िया ने आपके छोटे भाई गुलाम मुर्तज़ा से नाजायज़ तल्लुकात कायम कर लिए हैं। हम इस बात को मज़ीद छुपाना नहीं चाहते और ना छुपा कर रख सकते हैं। मुस्तफ़ा की आंखों में दुनिया अंधेर होगी। ज़िंदगी में ये पहली औरत थी जिसने इसकी इज्जत पर बटा लगाने की कोशिश की थी। इसे अपने कानों पर यकीन ना आया। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसने सफ़िया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी या नौबहार से शादी कर ली थी या पिछले 6 माह में सिर्फ चंद घंटे के लिए इसके पास गया था या इसे सफ़िया से मोहब्बत कभी थी ही नहीं। जागीरदाराना कानून की राह से मर्द को ये सब कुछ करने की आज़ादी है। औरत इसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। ये अजीम तरीन गुनाह है। इससे मर्द को मर्दानगी की ज़िक पहुँचती है। अगर मर्द को पता ना हो तो उसकी बीवी किसी और के साथ दादे आयश दे रही हो तो लोग इसकी तरफ उंगलियां उठाकर दबी दबी आवाज़ में हंसते हैं और सरगोशियां करते हैं कि मुस्तफ़ा ने शिकस्ता दिल होकर कमरा की खलवत में पनाह ले ली। फिर इसने सफ़िया को बेदर्दी से पीटा। सुनने में आया है कि इसने सफ़िया और दाई ऐशा दोनों के अंतामे नहानी में पिसी हुई लाल मिर्चें भी ठौंसी। दोनों को हस्पताल ले जाना पड़ा और इनकी पसलियाँ टूट गई थी। मुस्तफ़ा ने दाई आयशा को तकरीबन जान से मार डाला, जिसे इस मामले का शुरू से इल्म था। उसने अपनी सफाई में सीधी सी बात कही कि मैं आपको बताने की जुर्रत कैसे करती। मेरी वजह से ख़ानदान में फसाद पड़ जाता
اور آپ کا بھائی مجھے مار ڈالتا، وہ میری بوٹیاں ابال کر اونٹوں کو کھلا دیتا۔ تہمینہ کی اس تحریر سے گھر کی عورت کے حوالے سے ذہنی سوچ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ صفیہ کی بے وفائی کے بعد گھر ایک مرتبہ تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے انہوں نے لاہور کے بازار حسن کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اسی دوران ان کی ملاقات بازار کی ایک معروف رقاصہ نوبہار سے ہو گئی۔ یہ وہی نوبہار تھی جنہوں نے نہید کے نام سے فلموں میں کام کیا۔ مصطفیٰ کو نہید میں جانے کیا نظر آیا کہ دن رات اسی کے ہو رہے اور نوبت شادی تک پہنچ گئی۔ شادی کے بعد نہید نے بازار حسن چھوڑ دیا، بادشاہی مسجد کے قریب فورٹ روڈ پر نئے تعمیر شدہ گھر میں بسیرا کر لیا۔ اس دوران خر پنجاب کے گورنر اور ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدہ پر فائز ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو نہید ان کی آنکھوں کا تارا بنی رہی، پھر دوستوں نے سمجھایا کہ اب تمہارا عہدہ بہت بڑا ہو چکا ہے، لہٰذا بازار کی اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بات گھر کے دل کو لگی اور یوں انہوں نے نہید کو 1.25 روپیہ اور ایک مرسڈیز کار دے کر خلاصی حاصل کر لی۔ لیکن پیار کے اس کھیل میں خر نہید کے بطن سے ایک بیٹی کے باپ بن چکے تھے۔ گو کہ خر اسے بیٹی تسلیم نہیں کرتے، لیکن نہید ہر محفل میں اس کا تعارف خر کی بیٹی کی حیثیت سے کراتی ہیں۔ گو کہ خر گورنر کے عہدے پر فائز تھے، لیکن ان کی بے لگام جنسی خواہشات انہیں کوئی نہ کوئی لچ تلنے پر اکساتی رہتی۔ اسی عادت سے مجبور خر نے معروف فلم سٹار زمرد کی بہن ادا سے مراسم بڑھا لیے۔ ادا اپنے دور کی بہترین رقاصہ تھیں۔ اس کی پائل کی چھن چھن نے خر کے دل کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ انہوں نے ادا کو شادی کی پیشکش کی، لیکن اس نے اس کی یہ پیشکش ادائے دلبرانہ سے ٹھکرا دی۔ ادا کا کہنا ہے کہ میرے کیریئر کی ابتدا ہے، آپ سے شادی کر کے اسے تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ اصل میں اس وقت تک خر کی شہرت داغدار ہو چکی تھی اور بازار حسن کی پریاں بھی یہ جان چکی تھی کہ خر سے دل برائی کر کے نوٹ تو کمائے جا سکتے ہیں، شادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح ایک اور مثال اسی زمانے کی ایک معروف گلوکار کی بھی ہے۔ اسے بھی خر نے شادی کا بہکاوا دیا، لیکن اس نے اس پنجرے کا قیدی بننے سے انکار کر دیا۔ غلام مصطفیٰ خر کی حرکتوں سے نہ صرف بازار حسن کی دنیا واقف ہو چکی تھی، بلکہ ایک مشہور شخصیت نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں کبھی اپنی بیوی اور بیٹی کا تعارف خر سے کرانا پسند نہیں کروں گا۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو ان کی حقیقت کے بارے میں خوب پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح کے گندے اور برے سیاستدان ہیں اور ان کی نفسانی اور شیطانی خواہشات بوڑھے ہونے کے باوجود برنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رومی وائس کے ساتھ جڑے رہیے۔